Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important PIB news for UPSC of 7th of May 2025. 7th May 2025 की जो important news है UPSC के लिए वो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं। जो आज का हमारा सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर। एंड ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगांव में 26 लोगों को मारा गया था आतंकवादियों द्वारा, उसके खिलाफ इंडिया ने रिटेलिएट किया है, राइट टू रिस्पॉन्ड का यूज किया है। एंड इंडिया हैज हिट द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम वेयर टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया हैव बीन प्लान्ड एंड डायरेक्टेड। ठीक है, तो जो भी अभी तक अटैक्स हो रहे थे इंडिया के ऊपर, उन सभी को टुगेदर 9 साइट्स हैव बीन टारगेटेड अंडर द ऑपरेशन सिंदूर, 9 ठिकानों को। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जो है वो अटैक किया है और डायरेक्टली मतलब राफेल्स का यूज करके उनको टारगेट किया गया। ठीक है, तो हमारे लिए काम की चीज यही है कि इंडिया हैज यूज्ड इट्स राइट टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, अगर पहले से अटैक नहीं किया है, इंडिया हैज यूज्ड राइट टू रिस्पॉन्ड एंड ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसके लिए लॉन्च किया गया था। और इसकी जो जानकारी है, कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें दो बहुत ही मतलब एक सिग्नलिंग टाइप की थी कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, वुमेन मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उन्होंने किया है। एक कर्नल सोफी कुरैशी एंड दूसरी है आपकी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ठीक है, अब आर्मी में जो है वो कमीशन रैंक्स होती हैं कर्नल और विंग कमांडर की। एंड पिछले बार के अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखा हो तो वहां पर कमीशन रैंक्स जो एयरफोर्स की हैं, आर्मी की हैं एंड नेवी की हैं, उन तीनों को आपसे अरेंज कराया गया था कि इनको मतलब मैचअप करना है। ठीक है, तो आर्मी में जो कर्नल है उसके करस्पॉन्डेंट जो है वो एयरफोर्स में होता है ग्रुप कैप्टन, और यहाँ पर जो विंग कमांडर है एयरफोर्स में, उसके करस्पॉन्डिंग होता है आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। एंड 9 कमीशन रैंक्स हैं हमारे, जो इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो और आर्मी हो, वहां पर 9 कमीशन रैंक्स हैं। ठीक है, तो आर्मी के अगर कमीशन रैंक्स की हम बात करें तो आर्मी में जो सबसे पहले जो कमीशन रैंक है वो है लेफ्टिनेंट की, उसके बाद कैप्टन, देन वी हैव मेजर। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा मेजर के बाद होता है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, देन वी हैव कर्नल, उसके बाद है ब्रिगेडियर। ठीक है, देन वी हैव मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल एंड फाइनली जनरल। ठीक है, तो इसी तरह से आपके नेवी में भी है और एयरफोर्स में भी है, तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो नेवल चीफ है उनको एडमिरल बोला जाता है, जो कि अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, और एयरफोर्स में जो चीफ होते हैं उनको एयर चीफ मार्शल बोला जाता है, जो अभी एपी सिंह है। ठीक है, और आर्मी चीफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। थोड़ा सा हम लोग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया शेयर्स 3323 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विथ पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ कितना लंबा बॉर्डर है हमारा? 3323 किलोमीटर, और इट इज थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, देन वी हैव विथ चाइना एंड फाइनली जो थर्ड है वो है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और पाकिस्तान के बाद है नेपाल। तो इंडिया का जो लेंथ है बाउंड्रीज की इन देशों के साथ, नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 चाइना, देन थर्ड पाकिस्तान एंड फोर्थ इज नेपाल। ठीक, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं हमारे? तो स्टेट्स में बात करें हम तो पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, गुजरात लगता है। ठीक है, 3 स्टेट्स शेयर बॉर्डर विथ पाकिस्तान एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जो हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसमें कुछ हिस्सा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बोला जाता है, जहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, और जो हमारा डिस्प्यूटेड वाला पार्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां तो वहां पर जो बोला जाता है वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और आपकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये आती है आपकी शिमला एग्रीमेंट के बाद। ठीक है, पहले नहीं था, शिमला एग्रीमेंट के बाद LOC का नाम दिया गया। तो इस चीज को याद रखिएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि हम शिमला समझौता नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद LOC का भी कोई मतलब रह नहीं जाता है। इसी तरह चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको LAC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल
कंट्रोल। ठीक है, तो इस एक फैक्ट को याद रखिएगा। जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको जो गार्ड करने की जिम्मेदारी है वो किस फोर्स को दी गई है? इट इज गार्डेड बाय बीएसएफ। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ जो है वो 1 दिसंबर 1965 को बनाई गई थी फोर्स, और इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों बॉर्डर्स जो है वो ये गार्ड करती है ये फोर्स। ठीक है, हमारे यहाँ पैरामिलिट्री जो है वो हर एक जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनके लिए अलग अलग पैरामिलिट्रीज फोर्सेस बनाई गई हैं जो उस बॉर्डर को गार्ड करती हैं। वन बॉर्डर वन फोर्स के अंदर अगर चाइना की बात करें तो आईटीबीपी, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस उसको गार्ड करती है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर नेपाल और भूटान की बात करते हैं तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी उसको गार्ड करती है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग से रिलेटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो 7 से 9 मई के बीच नई दिल्ली में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ठीक है, इसको कल प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है, और जब भी प्रधानमंत्री किसी चीज को एड्रेस करते हैं तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन जो है इट इज एन एनजीओ दैट प्रमोट्स स्पेस कॉन्फ्रेंसेस या स्पेस कॉपरेशन को प्रमोट करती है, आईएएफ। और इसको कब बनाया गया था? 1951 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का। इसरो की अगर बात करें तो इसरो कब बनाया गया था? हमारा 1969 में बनाया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और ये 12th एडिशन हो रहा है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का। अब कल प्रधानमंत्री जी ने इंडिया के स्पेस हिस्ट्री को लेकर के कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। 1963 में भारत जो है वो बड़ी मुश्किल से एक बैलगाड़ी के ऊपर रख करके ले गए थे, और थुम्बा से हमने एक छोटा सा रॉकेट लॉन्च किया था, और वहां से लेकर के भारत की जर्नी अब बहुत आगे आ चुकी है, वेयर वी हैव रीच्ड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है, भारत पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा है। ठीक है, और इंडिया ने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2014। ठीक है, 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मॉम हमारा था उसमें भारत पहला देश बना जो पहले ही अटेम्प्ट में मार्स में पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद जो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया उसने पानी डिस्कवर किया मून के अंदर। चंद्रयान 2 ने जो है इट गेव द हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया तो हमारी जो साउथ पोल में जो अंडरस्टैंडिंग है मून की वो बेहतर हुई। ठीक है, एंड इंडिया, रिमेंबर, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है, इसके अलावा भारत ने एक ही वी हैव लॉन्च्ड ओवर 400 सैटेलाइट्स फॉर 34 नेशंस। ठीक है, 34 देशों के लिए भारत ने अभी तक 400 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं, एंड वी हैव डॉक्ड 2 सैटेलाइट्स इन स्पेस। ठीक है, तो स्पेस में भी 2 सैटेलाइट्स को इंडिया डॉक कर चुका है। तो ये थोड़े से इंडिया के स्पेस अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी अचीवमेंट्स हैं कि जैसे हमने इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स एक ही लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किए, ये और कोई देश नहीं कर सका। ठीक है, हमारा जो मार्स मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, वो हॉलीवुड की एक फिल्म से भी ज्यादा सस्ता था। ठीक है, जो वहां पे फिल्म बनी मार्स के ऊपर उससे ज्यादा सस्ता था हमारा मार्स पर मिशन। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो भारत आने वाले सालों में क्या करने वाला है, तो 2027 में हम लोग गगनयान मिशन के जरिए फर्स्ट मैन्ड मिशन टू स्पेस होगा हमारा। ठीक है, गगनयान का 2035 तक भारत जो है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना देगा। 2040 तक वी विल बी हैव फुटप्रिंट्स ऑन द मून, चंद्रमा तक भारतीय को लैंड किया जाएगा बाय 2040, एंड मार्स एंड वीनस के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फ्यूचर स्पेस मिशंस हैं। अब जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड इंडिया एस्टेब्लिश्ड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज थी, पश्चिमी देश थे, जिनके पेट में दर्द होने लगा, एंड दे सेड
कि भारत जैसे गरीब देश को, जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास लोगों को खिलाने के लिए खाना नहीं है, और वो लोग जो हैं वो स्पेस के ऊपर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बट इट वॉज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, स्पेस का बहुत ज्यादा यूज है। इट एम्पावर्स गवर्नेंस, गवर्नेंस अच्छी होती है, ठीक है। आप सैटेलाइट्स का यूज करके जो डिसास्टर मैनेजमेंट है, और भी बहुत सारी, अब तो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इट एनहांसेस लाइवलीहुड्स, ठीक है। फिशरमैन, मछुआरों को जो टाइमली आपको अपडेट देना होता है थ्रू गति शक्ति प्लेटफॉर्म, रेलवे सेफ्टी से लेके वेदर फोरकास्टिंग तक, इंडियन स्पेस जो है वो कॉमन मैन के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंडियन स्पेस इज बीइंग यूज्ड। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, कल कैबिनेट ने वोकेशनल ट्रेनिंग को और अच्छा बनाने के लिए आईटीआई अपग्रेडेशन की स्कीम लाए हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करना एंड टू एस्टेब्लिश 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास जो है वो बहुत बड़ा यूथ फोर्स है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हमारे यहाँ के जो यूथ हैं, जो कॉलेजेस से बाहर निकल रहे हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। उनके पास वो स्किल्स नहीं है कि इंडस्ट्री उनको जॉब दे सके। तो इसके लिए जरूरी है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जाए, और इसी दिशा में कैबिनेट ने ये फैसला लिया है टू प्रोवाइड फॉर नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब समझ लीजिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब कि कुछ पैसा केंद्र सरकार देगी एंड कुछ पैसा जो है वो राज्य सरकार देगी। सम ऑफ इट विल बी फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम विल बी फाइनेंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एक दूसरी स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जैसे पीएम किसान स्कीम है, उसमें पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है, दैट इज रेफर्ड टू एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा। एंड इसकी जो फाइनेंसिंग है, अगर हम बात करें जो आईटीआई अपग्रेडेशन की है, इसमें जो है वो 60,000 करोड़ का टोटल बजट है। तो 30,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर, 20,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द state and industry, 20,000 crore will be provided by the state and 10,000 crore will be provided by the industry, and it will be financed by World Bank and Asian Development Bank, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब जो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दे हैव बीन द बैकबोन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया सिंस द 1950s एंड दे आर बीइंग ऑपरेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। एंड इंडिया के अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है बाय 2047, सो वी नीड टू हैव अ बेटर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक। तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू शक्ति। तो शक्ति का फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, ठीक है। तो कोल माइंस को ट्रांसपेरेंटली ऑक्शन करने के लिए या एलोकेट करने के लिए जो स्कीम है वो है शक्ति, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, ठीक। उसके बाद कल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, दैट इज रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जो है वो एचडीआई इंडेक्स रिलीज करता है। इसमें इंडिया की जो रैंक है, इट हैज इम्प्रूव्ड बाय 3 पॉइंट्स इन 2023। वी हैव नाउ रीच्ड 130, 193 देशों में इंडिया हैज रीच्ड 130। एंड जो हमारा एचडीआई इंडेक्स है वो कितने का है, 0.685 इन 2023, और जो कि 2022 में 0.676 था। तो इस चीज को याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की रैंक इसमें इंप्रूव हुई है, ठीक। देन लास्ट न्यूज जो है वो हमारी स्वामित्व से रिलेटेड है। एंड स्वामित्व जो है, इंडिया इज शोकेसिंग स्वामित्व एज कंट्री चैंपियन ऑफ द ऑनगोइंग वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 इन वॉशिंगटन डीसी। जो वर्ल्ड बैंक की लैंड कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां पर इंडिया जो है वो इस स्कीम को हाईलाइट कर रहा है, स्वामित्व को। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसकी मिनिस्ट्री याद रखिएगा, इसकी मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। इस स्कीम के अंदर क्या किया जा रहा है, इस स्कीम के अंदर गांव में जो रहने वाले लोग हैं आबादी लैंड के ऊपर, उनको जो है पट्टे दिए जा रहे हैं, दे आर बीइंग गिवन द राइट, जो उनके
जिनके रिकॉर्ड्स हैं उनको लैंड होल्डर्स को जो है उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, इस स्कीम के अंदर। दे आर बीइंग गिवन द प्रॉपर्टी राइट्स अंडर दिस स्कीम। गांव में बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जो कई सालों से उस जमीन में रह रहे थे, बट दे डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी राइट्स, और उस कारण से उनको बैंक से लोन नहीं मिलता था, या अगर फाइनेंशियली कुछ उनको अपग्रेड करना है वो नहीं हो पाता था। तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम लाई गई है, स्वामित्व, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसको वर्ल्ड बैंक तक ले गई है गवर्नमेंट, सो इट इज अ बिग माइलस्टोन। तो ये थी हमारी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। Please do like, share and subscribe our channel. Thank you and have a great day ahead.